नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात करें विकास की रफ्तार, भ्रष्टाचार की मार। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जहां विकास को नई रफ्तार देने की लगातार बात कही जा रही है। आपको बता दें, लगातार दावा किया जा रहा है विकास को नई रफ्तार देने का। करोड़ों अरबों रुपए की योजनाएं बनाई जा रही हैं। गांव से लेकर शहर तक सड़कों, नालियों, पेयजल और मूलभूत सुविधाओं के लिए भारी भरकम बजट खर्च किया जा रहा है। शहरों को स्मार्ट बनाने से लेकर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने तक हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सरकार लगातार कह रही है कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि क्या विकास के लिए भेजा गया पैसा वास्तव में जनता तक पहुंच रहा है या फिर रास्ते में ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है। क्योंकि जब विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयां नगर निगम, नगर पालिका और ग्राम पंचायतें, इन इकाइयों से ही भ्रष्टाचार के आरोप सामने आने लगे तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आखिर विकास का पैसा जा कहां रहा है, ये सवाल उठते हैं। रायबरेली से लेकर सोनभद्र और कानपुर तक सामने आई तस्वीरें यही सवाल खड़े कर रही हैं। कहीं गुणवत्ता विहीन निर्माण पर आरोप है, कहीं सरकारी धन अपने ही रिश्तेदारों को पहुंचाने की चर्चा है, तो कहीं पहली बारिश ने विकास कार्यों की हकीकत खोलकर रख दी है। पहले ये खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। विकास की चमकदार तस्वीरों के पीछे क्या भ्रष्टाचार की एक काली परछाई भी मौजूद है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन संस्थानों के कंधों पर विकास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, जब उन्हीं पर सवाल उठने लगे तो चिंता स्वाभाविक है। रायबरेली में नगर पालिका परिषद पर गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी के नामित सभासदों ने सीधे प्रभारी मंत्री से शिकायत करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष पर मनमाने ढंग से कार्य कराने और चुनिंदा ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। सभासदों का कहना है कि निर्माण कार्यों से लेकर साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और जलकल विभाग तक में अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने शासन स्तर से निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। प्रभारी मंत्री जी के आगमन पर हम नामित सभासदों ने नगर पालिका में फैले भ्रष्टाचार के संदर्भ में शिकायत की और अपनी उपेक्षा, नामित सभासदों की उपेक्षा जो की जा रही है उसके भी संदर्भ में शिकायत की। नगर पालिका अध्यक्ष मनमाने ढंग से अपने विकास कार्य कर रहे हैं। नगर का विकास तो कम कर रहे हैं, अपना विकास ज्यादा कर रहे हैं। अपने परिजनों से ठेकेदारी करा रहे हैं, अपने चहेतों को ठेका दे रहे हैं। हाई मार्क्स में जो है बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं। 108 लाइटें लगाई, उनमें घोटाले हैं। डोर टू डोर व्यवस्था इनकी जो है पूरी तरह से बंद चल रही है। रायबरेली में सवाल गुणवत्ता का और पारदर्शिता पर उठे तो सोनभद्र में आरोप सीधे सरकारी धन के दुरुपयोग तक पहुंच गए। रॉबर्ट्सगंज विकासखंड की डोबही और मारकुंडी ग्राम पंचायतों में आरोप है कि सरकारी धन का भुगतान नियमों को ताक पर रखकर अपने ही रिश्तेदारों को किया गया। कहीं प्रधान ने अपने पिता को वेंडर बनाकर भुगतान कराया तो कहीं भाई को हैंडपंप मिस्त्री दिखाकर लाखों रुपए के भुगतान का मामला सामने आया है। जबकि पंचायती राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों को अपने परिजनों को लाभ पहुंचाने से रोकने के स्पष्ट प्रावधान है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन अधिकारियों पर निगरानी की जिम्मेदारी है, क्या उनकी आंखों के सामने ये सब होता रहा, और यदि हुआ तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रॉबर्ट्सगंज विकासखंड के मारकुंडी ग्राम पंचायत का प्रकरण सामने आया है, जहां पर ग्राम प्रधान द्वारा अपने ही भाई को हैंडपंप का मिस्त्री बता करके लाखों रुपए का भुगतान करने का मामला है। इसमें क्या करना चाहेंगे? इसके विषय में हमको नहीं कोई जानकारी है और इसकी जांच करके कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई भी ग्राम प्रधान अपने सगे संबंधियों को पंचायत के पैसे का भुगतान कर सकता है? नहीं कर सकता। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार एप्लीकेशन यानी जिलाधिकारी कार्यालय से लेकर के हर जगह दे रहे हैं, लेकिन इस विषय पर कोई जांच, कोई अधिकारी द्वारा जांच नहीं की मेरे यहाँ बात किए हैं, उसकी जांच करना। जनपद सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत मारकुंडी का मामला है, जहां पर आपको बताते चले कि ग्राम प्रधान द्वारा अपने सगे भाई को
ग्राम पंचायत में हैंडपंप मरम्मत के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत कोई भी ग्राम प्रधान अपने सगे भाई, पत्नी, माता पिता या फिर सगे रिश्तेदार को किसी प्रकार का ग्राम पंचायत का लाभ नहीं पहुंचा सकता। सवाल यह खड़ा होता है कि ग्राम पंचायत में सचिव की भी नियुक्ति होती है, जो ग्राम पंचायत के पूरे विकास कार्यों का देखरेख व गुणवत्ता का भी परख करता है। लेकिन इसके बावजूद भी सचिव द्वारा भी प्रधान के साथ ताल में ताल मिलाकर इतने बड़े पैसे का भुगतान किया जाना, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब जरा कानपुर की तस्वीर देखिए। यहां नगर निगम के विकास कार्यों की पोल पहली ही बारिश में खुलती नजर आई। सड़क तो बना दी गई, लेकिन नाली बनाना शायद भूल गए। नतीजा ये हुआ कि बारिश का पानी सीधे लोगों के घरों में घुस गया। वार्ड 29 ओमपुरवा चकेरी के लोगों का आरोप है कि निर्माण कार्यों में भारी लापरवाही बरती गई और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज किया गया। लोगों का कहना है कि यदि सड़क के साथ जल निकासी की व्यवस्था बनाई जाती तो उन्हें इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। ये पहली बारिश में ना नाली सही बनी हुई है, ना कहीं गली टेप बने हुए हैं, ना ही कहीं चैम्बर उठाए गए हैं। सारा पानी घरों में सबके भर रहा है, गलियों में पानी सब भर रहा है गलियों में, क्योंकि जनता यहाँ की बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान। वार्ड 29 सभासद है जितेंद्र चौरसिया जी। ये सरकार स्मार्ट सिटी की बात कर रही है और फिर भी रोड ऐसी बनाई, हफ्ते भर हुए हैं और पहली बारिश में इतना पानी भर गया कि पूरे घर में पानी भर गया है। और जब भी पार्षद को बुलाओ, पार्षद को सुनता ही नहीं है। यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं हो रही और घरों में पानी भर रहा है। रायबरेली, सोनभद्र और कानपुर, 3 जिले, 3 अलग अलग मामले, लेकिन सवाल एक ही है। जब विकास के लिए भेजा गया पैसा भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और लापरवाही के आरोप में घिरने लगे तो योजनाओं का लाभ जनता तक कैसे पहुंचेगा? सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करती है। मुख्यमंत्री स्वयं कई बार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जवाबदेह बनाने की बात कह चुके हैं। विकास केवल बजट से नहीं होता, विकास विश्वास से होता है। और जब जनता की टैक्स का पैसा जनता की सुविधाओं की बजाय सवालों और आरोपों में घिरने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं बल्कि जनता के भरोसे का होता है। ऐसे में अब निगाहें इस बात पर हैं कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी या नहीं, और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी या नहीं। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि ये घोटाले जो आरोप लग रहे हैं, ये भ्रष्टाचार जो आरोप लग रहे हैं, इनकी जांच होगी नहीं होगी, और अगर जांच होगी तो फिर कार्रवाई क्या होगी, ये सवाल है। क्योंकि जो इकाइयां धरातल पर काम करने के लिए जानी जाती हैं वही इकाइयां ग्राम पंचायत हैं, नगर पालिका हैं, नगर निगम हैं। ये इकाइयां विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इन्हीं के माध्यम से विकास जो है वो धरातल पर उतरता है, चाहे गांव हो, चाहे कस्बे हो, चाहे छोटे शहर हो या बड़े शहर हो। इन्हीं इकाइयों के माध्यम से विकास जो है धरातल पर पहुंचता है। लोगों को सड़क, नाली, खड़ंजा और तमाम जो है पेयजल सुविधा, ये सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन जब इन्हीं इकाइयों से भ्रष्टाचार की बू आने लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, तो सवाल गंभीर हो जाते हैं, सवाल बड़े हो जाते हैं। और सवाल ये भी हो जाते हैं कि आखिर जो पैसा इसी जनता का पैसा इसी के विकास के लिए धरातल पर आता है तो फिर जमीन पर दिखाई क्यों नहीं देता, लगता क्यों नहीं है। और इन्हीं सवालों को आज की चर्चा में तलाशेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन रावत जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। द्रोण कश्यप जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन श्रीवास्तव जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। रूपा पांडे जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोकपति तिवारी सोनभद्र से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। केशवानंद शुक्ला रायबरेली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले सोनभद्र से अपने संवाददाता का रुख कर लेते हैं। आलोकपति, सोनभद्र में कई ग्राम पंचायतों में जिस तरीके से खुला भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है, कुछ ग्राम पंचायतों में प्रधानों के द्वारा काम तो कुछ नहीं कराया गया, लेकिन किसी ने अपने पिता को वेंडर बनाकर लाखों का भुगतान कर लिया, किसी ने अपने भाई को हैंडपंप का मिस्त्री दिखाकर लाखों का भुगतान कर लिया। ये पैसा गांव के जो नल और तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आया था। लेकिन किस तरीके से ये भ्रष्टाचार होने के बाद
ये प्रधान और अन्य प्रतिनिधि कैसे डकार रहे हैं? जी, आपको बता दें कि यह पूरा मामला जनपद सोनभद्र के रॉबर्टसगंज विकास खंड के ग्राम पंचायत धोबही और मारकुंडी का है। आपको बता दें कि इन दोनों ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान द्वारा अपने कहीं धोबही में अपने पिता के नाम से पिता को वेंडर बना करके लाखों रुपए का भुगतान कर दिया गया। तो वहीं बड़ी ग्राम पंचायत है मारकुंडी, जहां पर कम से कम कई लाखों रुपए का भुगतान ग्राम प्रधान द्वारा अपने छोटे भाई को ही हैंडपंप मिस्त्री दिखा करके इसका भुगतान कर दिया गया। जबकि आपको बताते चले कि ग्राम पंचायत में प्रधान के अलावा कार्य को विकास कार्य की रफ्तार देने को लेकर के एक ग्राम पंचायत अधिकारी की भी नियुक्ति होती है जी। तो ग्राम पंचायत अधिकारी भी प्रधान के साथ साथ में ताल मिलाते हुए उस व्यक्ति को भुगतान कर दिए। तो यह उठता है कि सबसे बड़ा मामला है कि ये ग्रामीणों द्वारा जिलाधिकारी से लेकर के इस सब चक्कर काटा गया, लेकिन आज तक किसी भी प्रकार की अधिकारियों द्वारा जांच नहीं बैठाई गई। और आपको बता दें कि सोनभद्र जनपद में अगर देखा जाए तो करीब 2000 आलोक आपकी आवाज स्पष्ट रूप से नहीं मिल पा रही है। आलोक, हम दोबारा आपके पास आएंगे। आपकी आवाज कुछ नेटवर्क की समस्या है या कुछ अन्य समस्या हो सकती है, आपकी आवाज बेहतर नहीं मिल पा रही है। केशवानंद, हम आपका रुख करेंगे। केशवानंद, अगर रायबरेली की बात करें, रायबरेली में नगर पालिका अध्यक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। बीजेपी के नामित जो सभासद हैं उन्होंने प्रभारी मंत्री को इसको लेकर ज्ञापन भी दिया है और इस भ्रष्टाचार की जांच और उसको उजागर करने को लेकर सवाल उठाए हैं। क्या कुछ अहम जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? बिल्कुल, देखिए रायबरेली जिले शहर की अगर बात करें तो नगर पालिका परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस पार्टी से शत्रुघ्न सोनकर हैं। उन पे जो है भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और तमाम जो निर्माण कार्य पहले ठीक हो सकते थे, जो मरम्मत से ठीक हो सकते थे, उन पे जो है अपने चहेतों को टेंडर दे करके नया कार्य करवाया जा रहा है और पैसों का दुरुपयोग करने के तमाम जैसे ऐसे जो है आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो नामित सभासद हैं उन्होंने लगाया और उन्होंने ये भी जो है इस पूरे मामले को लेकर के शिकायत प्रभारी मंत्री राकेश सचान से की है और इस पूरे मामले की जो जांच है उसको शासन स्तर से जांच कराए जाने की मांग की है। उनका आरोप, सभासद का जो आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है शत्रुघ्न सोनकर, उनके द्वारा लगातार जो है अपने चहेतों को ठेका दिया जा रहा है, निर्माण कराया जा रहा है और जो लाइटें हैं, एक जो हाईटेक लाइट है वो लगभग उसकी कीमत 6 लाख रुपए की है, उसको भी लगाया जा रहा है लेकिन जल नहीं रहे, जिसका लगातार पैसों का जो दुरुपयोग है वो रायबरेली के नगर पालिका के द्वारा किया जा रहा है। ऐसे तमाम जो है आरोप जो है नामित सभासद के ऊपर से लगाए गए हैं। उन्होंने प्रभारी मंत्री से भी मुलाकात की और इसकी शासन स्तर से जांच करवाए जाने की मांग की है कि जिस प्रकार जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार चल रहा है और लगातार पैसों की वो चाहे भ्रष्टाचार हो या फिर जो है पानी के टंकियों को लेकर के हो या फिर लाइटिंग को लेकर के, ऐसे तमाम कई मुद्दे को लेकर के जो है शासन से जांच कराए जाने की मांग की है। लगातार देखा जाए तो नामित सभासद हैं उनका आरोप है कि जो है भ्रष्टाचार के में दल जो है तब्दील है रायबरेली के नगर पालिका परिषद। हालांकि इसकी जांच की मांग की है और उसी पूरे मामले को लेकर के जो प्रभारी मंत्री हैं रायबरेली के राकेश सचान, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई की जाएगी और आगे जो भी जरूरी कार्य होगा उसकी जांच करवाई जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किस प्रकार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारियों की अगर बात करें या फिर मंत्री की बात करें, मंत्री किस प्रकार इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं और नगर पालिका में जो आरोप लगाए गए हैं नगर पालिका परिषद के ऊपर अध्यक्ष के ऊपर की भ्रष्टाचार में संलिप्त है, उसकी किस प्रकार जांच होगी ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल केशवानंद, लेकिन देखा जाए जिस तरीके से अपने जो मनचाहे जो ठेकेदार हैं उनको टेंडर दिया जाता है, फिर वो काम गुणवत्ता से नहीं करते हैं और कई बार सवाल जो है वो सरकार पर उठते हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो सवाल कर रहे हैं कि सरकार बदनाम होगी, पैसे सरकार दे रही है और ये काम नहीं कर रहे हैं। ठेकेदार जो है इनके अपने चहेते ठेकेदार हैं और वो ना तो गुणवत्ता से काम करते हैं ना ठीक से काम करते हैं। बिल्कुल, ऐसे कई जो आरोप है वो नगर पालिका अध्यक्ष शत्रुघ्न सोनकर पे कई बार आरोप भी लग चुके हैं कि जो सड़क के निर्माण है उसकी गुणवत्तापूर्ण सड़कें नहीं बनाई जाती, जिसको लेकर के देखा गया था कि बीते दिनों जो है स्थानीय लोगों ने जम करके बवाल भी किया था, हंगामा किया था कि सड़क जो बनाई जा रही है वो गुणवत्तापूर्ण नहीं बनाई जा रही है। उसमें पूरा निष्कर्ष निकल करके ये आया था कि जो सड़क बनाई जा रही थी वो जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं
शत्रुघ्न सोनकर, उनके चहेते की वो ठेकेदारी थी और वो अपने ही चहेते थे ठेके के द्वारा सड़क का निर्माण करा रहे थे। हालांकि जब स्थानीय लोगों ने इसके जम करके हंगामा किया था तो उसके बाद जो है वो पहुंचे थे और ईओ भी पहुंचे थे, जांच आला अधिकारी भी पहुंचे थे, जांच किया था और उस सड़क को गुणवत्तापूर्ण बनाए जाने की बात कही थी और उसके बाद वो सड़क बनाई गई। तो लगातार देखा जा रहा है कि नगर पालिका में जो लाखों करोड़ों रुपए का बजट आ रहा है, उस बजट का दुरुपयोग जो है इसमें किया जा रहा है, ऐसा आरोप लगाया गया है सभासद के द्वारा। और तमाम तरह से उन्होंने आरोप लगाए कि अपने ही चहेतों को ठेका दिया जा रहा है, टेंडर दिया जा रहा है, काम कराया जा रहा है और गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो रहे। तो तमाम देखा जाए तो भ्रष्टाचार के आरोप नगर पालिका। ठीक है केशवानंद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सारिका गुप्ता कानपुर से जुड़े हुई है। सारिका, कानपुर में अगर देखा जाए तो कानपुर में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। शायद सारिका अभी हमारे साथ जुड़ी नहीं है। सारिका, आप हमें सुन पा रही हैं? ठीक है, हम सारिका के पास फिर से जाएंगे। कानपुर में भी भ्रष्टाचार की। सारिका, आप हमें सुन पा रहे हैं? मनोज आपको, हाँ मनोज आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सारिका, कानपुर में जिस तरीके से नगर निगम के जो दावे हैं वो पहली बारिश में वो खुलकर सामने आ गए। जिस तरीके से ओमपुरवा, चकेरी और आदि कई क्षेत्रों में जो घोटाले सामने आ रहे हैं, सड़कें बनवा दी गई हैं, नालियां बनी नहीं है, अब वो पानी जो है बरसात का घरों में भर रहा है। किस तरीके से काम हुआ है? और अभी तो एक बारिश हुई है, मानसूनी बारिश भी नहीं है, इसी में पूरा विकास खुलकर सामने आ गया है। मनोज, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि जिस तरीके से कानपुर विकास प्राधिकरण ने दावे करे थे, कि नगर निगम ने दावे करे थे और नगर निगम के इन दावों को खुद महापौर प्रमला पांडे ने छुटकार दिया था। उन्होंने नकारते हुए अपनी बैठक भी करी थी। हालांकि महापौर जो है 15 दिन से आ नहीं रही थी, लगातार उनके पास शिकायतें जा रही थी कि जो शहर के नाले हैं उनकी सफाई नहीं हो रही है और मानसून भी आने को है। और इसको लेकर फिर उन्होंने तत्काल एक बैठक बुलाई जहां पर सभी जो नगर निगम के 6 जोन हैं, उनके जोनल अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी और जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बुलाया था और उनसे सभी से रिपोर्ट मांगी गई थी कि कानपुर शहर के लगभग 1500 नाले हैं, छोटे और बड़े मिलाकर उनमें कितनी सफाई करी गई है। तो अधिकारियों ने उनके सामने अपनी फाइलें रखी और उनको आश्वासन दिया कि 80% काम जो है नालों का हो चुका है, चाहे वो रोड बनाने का हो, चाहे वो नाला सफाई का हो, चाहे वो साफ सफाई का हो, ये काम हो चुका है। तो उस दौरान महापौर ने उनको फटकार भी लगाई थी कि इतना बड़ा शहर और इतनी जल्दी अगर अधिकारी इतना एक्टिव हो चुके हैं, नगर निगम के 80% हो चुका है, तो फिर अब तो मानसून में बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन महापौर ने इसके बाद जो है खुद निर्णय लिया कि वो शहर की गलियों में और उन बड़े नालों तक जाएंगी और उसका दौरा करेंगे। और यही हुआ, जब वो दौरे पर निकली तो पूरी पोल जो है अधिकारियों की वो खुल गई है। उन्होंने बाकायदे अधिकारियों को फटकार लगाई, निरीक्षण किया और नाले की जो सच्चाई थी वो सामने आ गई। अब ऐसे भी बड़ी बात ये है कि जो अधिकारी दावे कर रहे थे वो झूठे हो चुके हैं। खुद महापौर ने उनके दावों को पकड़ा। ऐसे में जनता जो है जब शिकायत करती है तो इसी तरीके से आला अफसर उनको भी हिला हवाला करके छोड़ देते हैं। अब पहली बारिश हो चुकी है, जिस तरीके से लोग भीषण गर्मी से निपट जूझ रहे थे, उसके बाद अब लोगों को आज सुबह राहत मिली है। लगभग 2 घंटे बारिश हुई है और इस बारिश ने नगर निगम के जो दावे थे उनकी पोल खोल दी है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। जो कार्य निर्माण जो कराए गए थे, कहीं ना कहीं अधिकारियों के या उच्च अधिकारियों के या फिर सरकार के सख्ती के कारण कामों को मानक विहीन करा दिया गया है। कोई भी नियम नहीं माने गए और इसी कारण रहा है कि आज जब बारिश हुई है तो लोगों के घरों में पानी भर गया है, क्योंकि जो सड़कें बनाई गई हैं उनमें नालियां गड्ढा दादा हो चुकी हैं। उसके साथ साथ जो सफाई होनी चाहिए वो नहीं हुई है। जो कंक्रीट और जो मॉडर्न गिट्टी का प्रयोग होना चाहिए, उनके जो मानक तय करे गए वो नियमों के आधार पर नहीं। और यही वजह है कि इस बार भी मानसून में एक बड़ा झटका नगर निगम को लगेगा, क्योंकि शहर जो है इन हीरा हवाले कार्यों से नाराज हो चुका है और बारिश में कहीं ना कहीं फिर से नगर निगम की पोल खुलती दिखाई दे रही है। बिल्कुल सारिका, और ये जो दावे किए जा रहे थे वो दावे पहली बारिश में धराशायी हो गए। सारिका, आपका बहुत शुक्रिया। आलोकपति, आपका भी बहुत शुक्रिया और केशवानंद शुक्ला, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब अपने मेहमानों का हम रुख कर लेते हैं। पवन रावत जी, जिस तरीके से सरकार जो लगातार गांव से शहरों के विकास को धरातल पर लाने का भरकस प्रयास कर रही है, लेकिन विकास की इस रफ्तार पर ऐसे अधिकारी, ऐसे अफसर, ऐसे जनप्रतिनिधि किस तरीके से ब्रेक लगा रहे हैं, जिसकी जीती जागती तस्वीरें हमने आपको 3 जनपदों से दिखाई हैं। ग्राम प्रधान जो पैसा ग्राम सभा के विकास के लिए जा रहा था, वो विकास तो कुछ नहीं हुआ।
किसी प्रधान ने अपने पिता के नाम वेंडर बनाकर उन पैसे निकाल लिए, किसी ने भाई के नाम मिस्त्री और ठेकेदार बनाकर पैसे निकाल लिए, और यही कमोबेश स्थिति कानपुर में, रायबरेली में देखने को मिली है। अगर ऐसी स्थितियां रहेंगी तो विकास धरातल पर कैसे उतरेगा, और ऐसे अधिकारी, ऐसे जनप्रतिनिधि मनमाने तरीके से भ्रष्टाचार करते रहेंगे और सरकार की मंशा फलीभूत नहीं हो पाएगी। नमस्कार मनोज जी। और आप बहुत जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा, सरकार की आंख खोलने वाला मुद्दा आप लेकर के आए हैं, ये साधुवाद है। मेरे साथ सभी जितने पैनलिस्ट हैं उन सभी को मेरा नमस्कार है। देखिए, आपका जो विषय है वो बहुत ही सारगर्भित है और बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए काम कर रही है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, या आपका स्मार्ट सिटी बनाने का जो हमारा है। लेकिन आप एक बात ये विषय समझिए कि हमारा काम देने का तरीका या किसी का भी काम देने का तरीका होता है, वो नगर निगम है, नगर पालिका है या नगर पंचायत है, उसके जो अधिकारी हैं, अधीनस्थ लोग हैं, सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को वही लोग क्रियान्वित करेंगे, वही लोग लाभान्वित करेंगे। लेकिन उसमें कुछ इस प्रकार के, जैसे भी मैं आपकी रिपोर्ट के माध्यम से देख पा रहा हूँ कि काफी भ्रष्टाचार उसमें प्रतीत हो रहा है। तो ये सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास है कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी के द्वारा, क्योंकि भ्रष्टाचार सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत शामिल है। तो उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इस प्रकार के भ्रष्ट अधिकारी हैं, ये सीधे तौर पर सरकार के छवि को खराब करने के लिए और ये इस प्रकार की हरकतों पर उतर आए हैं। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अब ये जो रिपोर्टें मेरे पास में आ रही हैं, हम लोग उच्च स्तर पर बात करके और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, ऐसे जो ठेकेदार हैं, जनप्रतिनिधि इस प्रकार की गलत हरकतें कर रहे हैं, हम उन लोगों पर निश्चित तौर पर कार्रवाई करेंगे। ठीक है जी मनोज जी। ठीक है पवन जी, आप जुड़े रहिए। द्रोण कश्यप जी का हम रुख कर लेते हैं। द्रोण कश्यप जी, जिस तरीके से आप सरकार लगातार प्रयास कर रही है और धरातल पर विकास दिखता भी ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा है। आपकी सरकार थी, आपने अपने तरीके से काम किया, लेकिन मौजूदा सरकार गांव को जहां आत्मनिर्भर बना रही है, वहीं शहरों को आप स्मार्ट शहर बनाने की जो अवधारणा पर काम कर रही है। लेकिन जब जो मूल इकाइयां हैं, चाहे ग्राम पंचायतें हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, इन इकाइयों से ही भ्रष्टाचार जो धरातल पर विकास उतारने की इनके ऊपर जिम्मेदारी है, यहां से जब भ्रष्टाचार की खबरें, आरोप सामने आते हैं तो सवाल गंभीर हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जब ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही और जनप्रतिनिधि मिलकर जब इस लूट खसोट में शामिल होते हैं तो फिर जनता किसके पास जाए? जी मनोज जी, धन्यवाद। मैं बस उत्तर प्रदेश सरकार अगर करप्शन मामले में कोई मीटर होता तो मुझे लगता है कि देश में सबसे नंबर, अगर कोई सरकार आती तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार आती, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती। जगह तो भ्रष्टाचार की खबर आती रहती है। अभी 2 दिन पहले मैं आप ही के चैनल बैठा हुआ था, इसी विषय हम चर्चा कर रहे थे। आज 2 जगह, अब आप सोचिए इस बिहार पर कि अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए या फिर इनडायरेक्टली वो खुद को ही फायदा पहुंचा रहा है अपने रिश्तेदारों के थ्रू। इसमें आपके सरकार के अधिकारी भी संलिप्त हैं, तो ये करप्शन बड़ी बात है। दूसरा, मैं बरेली जिले की बात कर रहा हूँ। कई 2 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। सरदार नगर जो ग्राम है, आदर्श ग्राम के तहत जल जीवन मिशन के तहत एक पानी की टंकी वहां बनती है जी, जिसकी लागत लगभग 3 करोड़ 62 लाख रुपए है। लगभग 3 करोड़ 62 लाख में एक टंकी बनकर तैयार होती है और वो 6 महीने के अंदर अचानक से गिर जाती है, जिसमें कई लोग की क्या नाम है, क्षति भी होती है उसकी। दूसरा और उदाहरण दे रहा हूँ, अपना पुल रिपेयरिंग का काम चल रहा है अभी, जिसके काम के लिए लगभग 1 करोड़ 46 लाख रुपए अप्रूव हुए हैं। जो काम ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता का था, बहुत ज्यादा होता है तो 15 दिन का, लेकिन उसे 35 दिन का टाइम दिया गया है। सरकार का अधिकारियों ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है। एक मुख्य रास्ता जो शहर से जोड़ने वाला है, उस रास्ते के लिए कोई अल्टरनेटिव कोई ऐसा रास्ता नहीं दिया जिसके माध्यम से लोग उस शहर तक पहुंच सके, मेन सिटी तक पहुंच चुके हैं। लगातार लोगों को गलियों में जाने से जाम लग रहा है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इतने बड़े बजट का जो क्या नाम है, इतना बड़े बजट की रिपेयरिंग और इतना लंबा समय लगने का क्या मतलब है, जबकि उसमें सिर्फ पैचिंग लगनी है।
बीच में जो ज्वाइंट होते हैं वो ढीले हो गए थे, उनको ठीक करने का मेरे हिसाब से मैंने जो हमारे लोग हैं जानने वाले इंजीनियर लोग हैं उनसे मैंने जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा 15 दिन का काम था, लेकिन उसे 45 दिनों तक खींचा गया ताकि उसे बड़ा दिखाया जा सके और इस आड़ में हम उससे ज्यादा से ज्यादा पैसा पैदा कर सके, या फिर जो लोग अधिकारी हैं या फिर जो ठेकेदार हैं जो सरकार के रिश्तेदार हैं सरकार के लोगों के, उनके लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जाए। वहीं दूसरा एक बरेली जिले में ही एक स्काई वॉक के नाम से एक ओवर फ्लाई जैसा बना हुआ है, उसका अभी तक कोई औचित्य हमें ये नहीं मिला है कि उसके ऊपर क्या किया जाएगा। जब हमारा नीचे से रास्ता नॉर्मल है, उसे स्काई वॉक बनाया है 11 करोड़ 18 लाख उसकी लागत है, लेकिन इसके लिए लगभग 4 साल बने हुए हो गए हैं, अभी उस पर कोई स्काई वॉक जैसा कोई सिस्टम नहीं है। पहले कहा गया था कि इस पे दुकानें बनेंगी, उसमें लोगों व्यापारियों के लिए अलॉट की जाएगी, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। वो जैसे के तैसे ही आम जनता की गाली कमाई, जो मेहनत से कमाई हुई जनता की पैसे हैं। निश्चित रूप से द्रोण कश्यप जी आप ठीक कह रहे हैं। कई ऐसे विषयों पर चर्चा की है, कहीं बस अड्डे बने हैं करोड़ों की लागत से, उनका इनॉग्रेशन नहीं हो पाया इसलिए वो अधूरे पड़े हैं और जनता को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ऐसी तमाम इमारतें खड़ी हैं, अस्पताल खड़े हैं जिनका उद्घाटन नहीं हो पाया है, जनता के पैसों से बने हुए हैं। ये महत्वपूर्ण बात है और कम से कम जनता के पैसे से अगर ये बने हैं तो इसका जनता को लाभ भी मिलना चाहिए। द्रोण कश्यप जी आपकी बात आगे हम आपके पास आएंगे। एक दर्शक कैलाश झांसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी अपनी बात रखें। भाई साहब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि आज झांसी नगर निगम में जो है कहीं भी नाले साफ नहीं हो रहे हैं। मैं पुलिया नंबर 9 पुलिया के पास झांसी से बोल रहा हूँ। आज कई सालों से आप नाला फटा पड़ा है, रह नहीं पा रहे हैं हम लोग, बदबू मार रहा है, मोहल्ले में इतनी दिक्कत है, बीमारियां फैल रही है, लेकिन नगर निगम का ऐसा बुरा हाल है कि कहीं कोई भी सुनवाई नहीं होती मानवर। ये केवल सीधे सीधे योगी जी को केवल नीचा दिखाना है। कितना भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहें साफ सुथरे का कि स्वच्छ भारत, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आप पुलिया नंबर 9 पुलिया के पास जो नाला है कल आप मानवर दिखवा नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कैलाश जी। आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है और आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। आज की चर्चा का हमारा मकसद यही है कि व्यवस्था जिस प्रकार से चल रही है तो शासन में बैठे लोग इनको देखें कि वहां से पैसा तो आता है लेकिन धरातल पर लोगों को उसका लाभ कितना मिलता है। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं विकास की रफ्तार, भ्रष्टाचार की मार और सीधे चर्चा का रुख करेंगे। उससे पहले एक दर्शक गिरीश शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। गिरीश शुक्ला जी अपनी बात रख सकते हैं। नेताओं ऑफिसरों का हो रहा है, अब तो उल्टा चल रहा है। ऑफिसरों को 10% 20% कमीशन दिया जा रहा है। सारा पैसा नेताओं के पास सीधे पहुंचेगा और उसी से ये चुनावी उपद्रव पूरे देश में फैलाते हैं। हजारों ऑफिस देश के अंदर बनाए और हजारों ऑफिस विदेशों में बनाने की और अपनी सेना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देश का पैसा जो आया है कर्ज के रूप में आया, कैसे भी आया, सारा पैसा ये निकाल ले रहे हैं और आम जनता को बेबसी लाचारी के अलावा कुछ नहीं दिया जा रहा है। इस जनता के पास केवल आंसू होंगे और कुछ नहीं होगा। ये सरकार बेईमानों की टोटल सरकार है। कांग्रेस में कोई घोटाला नहीं हुआ। जब चाहे मोदी साहब साक्षात कर ले टेलीविजन पर आकर, मैं सिद्ध कर दूंगा वहाँ कोई घोटाला नहीं हुआ। ठीक है गिरीश शुक्ला जी, बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। गिरीश शुक्ला जी बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए। रूपा पांडे जी हम आपका रुख करेंगे। रूपा पांडे जी, जो इकाइयां विकास धरातल पर उतारने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, अगर वही इकाइयां ही भ्रष्ट हो जाएंगी, उन्हीं इकाइयों से भ्रष्टाचार की खबरें सामने आने लगेंगी, वहां के अधिकारी और जनप्रतिनिधि अगर भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर विकास जो है धरातल पर कैसे उतरेगा, जनता को जो उम्मीद होती है उन उम्मीदों को पूरा कैसे किया जाएगा। और सरकार इन्हीं इकाइयों को पैसा देती है कि आप जमीन पर विकास कराइए, चाहे ग्राम पंचायतों की बात हो, नगर पालिका की बात हो और नगर निगम की। लेकिन जब जो इन अलग शहरों से ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो न सिर्फ जनता के पैसे बर्बाद होते हैं बल्कि भरोसा टूटता है। और जब भरोसा टूटता है तो जनता के मन में सरकार के प्रति नकारात्मक छवि बनती है।
बिल्कुल मनोज जी, देखिए ये जो सारी तस्वीरें हैं, जो अलग अलग जगह से हम सब ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये बहुत निराशा देने वाली है और बहुत आक्रोश भरने वाली तस्वीरें हैं। मैं एक बड़े पैमाने पर अगर देखूं, सरकार जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन मंत्रियों का अपने पार्षदों पर और सरकार का अपने पार्षदों पर जोर नहीं चलता है, अधिकारियों का अपने छोटे अधिकारियों का या ग्राम प्रधान सचिव पर, इन पर कोई जोर नहीं चलता है। और बड़ी शर्म की बात यह है कि ये इतने, अब इनका पेट, भ्रष्टाचार का जो जानवर है उसका पेट इतना बड़ा है कि पहले तो ये होता था कि कुछ कमीशन खोरी हो गई, कुछ रकम डकार गए, अब ये पूरा का पूरा रकम डकार जाना चाहते हैं। इनकी मंशा है कि जितना धन आया है उसमें सब में बंद दरबाट हो जाए। और देखिए, ये खुले तौर पर कहूंगी और ये सत्य है, नीचे से ऊपर तक ये पैसा बंटता है पूरा। अगर वहां से पैसा चला है, फाइल चली है, तो उस पर एक चिड़िया बैठाने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, एक साइन के पैसे तय हैं। तो मुझे लगता है कि जिस देश में सरकारें बदलती है, सरकारों के बाद बदलती है, व्यवस्थाएं बदलती है, लेकिन ये जो भ्रष्टाचार की संस्कृति है ये कभी नहीं बदलती। ये जस की तस रहती है। और इसका एक उपाय सिर्फ जनता के हाथ में है। जनता को जब एक बार लोकतंत्र में अधिकार मिलता है वोट का, उस वक्त ये अलग अलग मुद्दों पर भटक क्यों जाती है? ये अपने घरों में भरते हुए पानी को अपने क्षेत्र के जो भी हमारे नियत नियंता बने घूमते हैं, इनके व्यवहार को ध्यान में क्यों नहीं रखती है? और बड़े दुख की बात है, मानसून आने को जब 8 दिन बचता है तब सारी मशीनरी एक्टिव हो जाती है। और औद्योगिक शहर है कानपुर, वहां जाने कितना कचरा निकलता है। औद्योगिक शहर होने के बावजूद अगर वहां पर अब एक लीपा पोती खाना पूरी के तौर पर अगर कह दिया गया कि 80% तक नाले ठीक हो गए हैं, और जाकर मेयर देखती है कि वो भी बात झूठी साबित होती है, तो मुझे लगता है ये जब मुसीबत सर पर आने वाली एकदम होती है तब ये क्यों जगा जाता है? उसके पहले सारा तंत्र एक्टिव क्यों नहीं होता है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ पवन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। पवन श्रीवास्तव जी, आप जिस तरीके से इन इकाइयों की हम जब बात कर रहे हैं, इन इकाइयों से अक्सर भ्रष्टाचार की खबरें सामने आती रहती हैं। कहीं इनके छोटे कर्मचारी, कहीं इंजीनियर और कहीं जो जनप्रतिनिधि, पार्षद हो या अध्यक्ष हो, पालिका अध्यक्ष हो या नगर निगम के चेयरमैन हो, उनके स्तर से जब खबरें इस तरीके की भ्रष्टाचार की आती हैं तो एक भरोसा टूटता है। एक विकास की जो सतत प्रक्रिया के ये इकाइयां हिस्सा हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार होता है, अब ग्राम पंचायतों को ही ले लीजिए, अब समय उनका पूरा हो चुका है और उनको प्रशासक बनाया गया है, लेकिन घूस लूट खसोट जो अभी भी जारी है। उनको ये नहीं लग रहा है कि अब ये जो अतिरिक्त समय मिला है कम से कम इसी में विकास कर लेना चाहिए। अब उनको समय मिला है तो वो सोचते हैं कि कहां से काम दिखाकर किसी तरीके से जो पैसा है वो निकाला जाए, पिता के नाम, पत्नी के नाम, भाई के नाम, किसी को वेंडर बनाकर, किसी को ठेकेदार बनाकर, किसी को कुछ बनाकर निकाला जा रहा है। कानपुर में सड़क बना दी गई, ना नाली है ना कोई व्यवस्था है, और जहां पर नाले सफाई की बात कही गई तो जो मेयर हैं उन्होंने खुद जाकर जैसे ही देखा तो सारी पोल खुल गई। तो इस तरीके की व्यवस्था कैसे चलेगी? जी मनोज जी, उत्तर प्रदेश की सरकार जब आई थी तो जीरो टॉलरेंस पे आई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी जी। और कहीं ना कहीं आदित्यनाथ योगी जी ईमानदार हैं, और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी बहुत ऑनेस्ट हैं, 18 से 20 घंटा कार्य करते हैं, लोगों में दिखाई पड़ता है, हम लोग देखते हैं। लेकिन धरातल पे क्या हो रहा है, कानपुर में क्या हो रहा है, लखनऊ में क्या हो रहा है, उन्हीं के पैर के नीचे क्या हो रहा है। आप बाहर निकलिए, बरेली में क्या हो रहा है, थोड़ा सा अवध क्षेत्र में पहुंचिए, अयोध्या में क्या हो रहा है, गोंडा में क्या हो रहा है। गोंडा में इतने अच्छे कप्तान हैं, तेज तर्रार हैं, और उन्हीं के थाना में आज 20-20 दिन हो गया लूट की घटना है, उसका ही कहीं कोई मतलब नहीं। दिन दिहाड़े बंधक बना के लूटकांड हुआ, 12 लाख रुपए प्लस गहने जेवर जो भी था चोरी हुआ, 20 दिन हो गए हैं, कहीं कोई अता पता नहीं है। ये जीरो टॉलरेंस कहाँ जा रही है?
चोरी की घटनाएं आती हैं, यही छपिया थाना पड़ता है, गोंडा में ही पड़ता है, कई सारी वारदात आई हैं। वहां पे ये स्थितियां हो गई कि चोरी की घटना को 151 में जो है ये लोग भेजते हैं। अब सोचिए कि जो है चोरी की घटना को 151 भेज रहे हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या सूचना देना चाह रहे हैं, अपने अधिकारियों को क्या बताना चाह रहे हैं। और सही बात तो ये है कि आदित्यनाथ योगी जी की सरकार या फिर जो उच्च अधिकारी हैं, प्रमुख सचिव गृह हैं, उनपे ये सब दाग लगाना चाह रहे हैं। भ्रष्टाचार की एकदम अब तो हो गई है। ये केवल छपिया की बात नहीं है, ये संपूर्ण उत्तर प्रदेश की स्थिति है। कहीं ना कहीं जहां अच्छे अधिकारी हैं, जहां अच्छे लोग हैं, जिनका मन केवल वेतन से भरता है, वो तो ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है, वेतन को वो रखेंगे जेब में, वो लेकर जाएंगे ऊपर। ईश्वर न करें सभी की आयु बढ़े, लेकिन यहाँ पे लोग कमाई पे ध्यान देते हैं। सुबह मुलजिम पकड़ के लाते हैं। जो लूट कांड हुई इसमें कई सारे लोगों को पकड़ के लाए और शाम को छोड़ देते हैं। सुबह पकड़ के लाते हैं, शाम को छोड़ देते हैं। तो ये पुलिस थानों में क्या होता है, राजस्व विभाग में क्या होता है, और इसके बाद निगम में क्या होता है, ये हम आप सभी जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दाग है आदित्यनाथ योगी जी के लिए, या फिर जिस भी जिले का प्रकरण है उसके लिए है। इस पे आदित्यनाथ योगी जी को कठोर कदम उठाना चाहिए और ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए, और कम से कम अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को लाना चाहिए। इनको प्रशिक्षण दे दें कि आपको जो वेतन दिया जा रहा है, आप रिश्वत के पीछे क्यों भाग रहे हैं, आप कार्य करिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि कुछ लोगों को जो है कुछ चोरियों को चोरी मानते हैं, कुछ कहते हैं ये चोरी होता ही नहीं है। तो ये सब जो हवाबाजी वाली व्यवस्थाएं हैं कि उच्च अधिकारी ने कहा है कि चोरी नहीं मानी जाती, बहुत सारी सी घटनाएं आती हैं। तो इस पे कहीं ना कहीं ये दाग लगा रहे हैं। जिस संज्ञान में उच्च अधिकारियों को लाया जाएगा, और कहीं ना कहीं कानपुर का ही प्रकरण है, उस पे भी बहुत बड़ा दाग लगा है। क्योंकि जो है जब अधिकारी कर्मचारी बता देते हैं कि जो है निर्माण कंप्लीट हो गया है, पुलिया नाला हमारा सही हो गया है, और कागज में केवल तो कंप्लीट होता है, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा है। कम से कम मनोज जी, इस पे आदित्यनाथ योगी जी को कठोर एक्शन लेना चाहिए, कोई भी प्रकरण हो। क्योंकि जो एक ईमानदार सरकार आई है, जीरो टॉलरेंस की बातें करके आई है, ये सब उनके ऊपर दाग लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार की इतनी जड़ें मजबूत है, लोगों की मन गवाही कैसे दे देती है कि तनख्वाह सैलरी पाने के बाद भी ऊपरी कमाई। लेकिन मेरा सवाल यही था पवन श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल यही था कि ये परसेप्शन बदलेगा कैसे कि लोग अगर नौकरी कर रहे हैं तो अगर उनसे पूछा जाता है कि इसमें सैलरी कितनी है, सब सैलरी तो बहुत नहीं लेकिन ऊपरी कमाई बहुत है। किसी से पूछा जाता है कितनी तनख्वाह है, तनख्वाह तो मात्र इतनी है लेकिन इतना महीने कमाते हैं। यानी सैलरी की वो बातें नहीं करना चाहते हैं, ऊपर से जो कितना कमा लेते हैं, कितना वसूली कर लेते हैं, इस पर उनका परिवार चलता है। और 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 या 50-60 हजार की सैलरी वाला अब महंगी गाड़ियों से घूम रहा है, 3-3, 4-4 मकान है उसके। तो इसी वजह से क्यों सरकार का पैसा जो आ रहा है जनता के लिए वो लूटा जा रहा है, उल्टे जनता से रिश्वत ली जा रही है, वो लूटा जा रहा है। देखिए मनोज जी मनोज जी, हम एक कोशिश हमारी रहेगी कि एक सलाह हम डॉक्टर संजय प्रसाद जी को हम एक देंगे, सलाह देंगे कि जो है ऐसे लोगों को प्रशिक्षण करें, जो प्रशासन की व्यवस्था में आए हैं उनको प्रशिक्षण करें, राजस्व वाले को मुख्य सचिव प्रशिक्षण करे, सरकार प्रशिक्षण दे कि जो है आप बेईमानी का धन नहीं खाएंगे। उनको कसम दिलाया जाए, कार्यालयों में बैठ के कसम बहुत ईमानदार है, जो लूट की घटना दिन दिहाड़े घटना घटी थी, कहीं कोई अंजाम नहीं, ऐसे कई दर्जनों। इसी ठीक है पवन रावत जी, शायद कुछ नेटवर्क दिक्कत कर रहा है आपका, हम दोबारा से आपके पास आएंगे। पवन रावत जी एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे। पवन श्रीवास्तव जी आपकी बात आ गई। पवन रावत जी, जिस तरीके से ये किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल खेला जाता है, आप अंदाजा लगाइए। आपने प्रशासक बनाए हैं कि ग्राम प्रधानों का चुनाव नहीं हो पाए हैं, तो प्रशासक आपने बनाए हैं, कम से कम नैतिकता, शर्म जो जिसको कहते हैं, इन ग्राम प्रधानों की हम बात कर रहे हैं, उनमें अगर होती तो कम से कम उनको ये लगता कि 6 महीने बचे हैं या आगे 6 महीने फिर मिल सकते हैं, इसमें ही काम करा लिया जाए। 5 साल हमने अगर काम नहीं कराए तो काम तो नहीं कराएं, भीषण गर्मी में नल खराब पड़े हैं और नल के नाम से अपने भाई को वेंडर वो बना के मिस्त्री बनाकर पैसा निकाल लिया, कोई अपने पिता को वेंडर बनाकर पैसा निकाल रहा है। कानपुर में लंबे समय से मांग कर रहे थे ये मोहल्ले वासी कि सड़क जो है गली बना दीजिए क्योंकि पानी हमारे घर में आकर भर जाता है। तो साहब सड़क तो बन गई, कमीशन से बनी, जैसे भी बनी, लेकिन इधर उधर नालियां बनी ही नहीं।
अब क्या होता है, पहले कम पानी भरता था, अब वो पानी नीचे भी नहीं जा सकता है, सीधा उनके घरों में भरता है। तो अब ऐसे विकास का क्या करेंगे ये लोग? पवन रावत जी। जी मानस जी, निश्चित तौर पर निश्चित तौर पर सरकार की छवि खराब करने का एक ऊपर से जब विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करती है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करती है और उसे नीचे लेकर के जाती है, वो अच्छी सड़कें देने का वादा करती है, उसको पूरा भी करती है क्योंकि सरकार धन मुहैया कराती है, आपको जो आपके टेंडर है उस समय पे पूरा करवाते हैं। लेकिन जो अधिकारी वहां पर नियुक्त किए गए हैं, जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मानिए शासन की तरफ से अगर कोई बात आई है तो प्रशासन उसको अच्छे तरीके से क्रियान्वित करे। और ये मुझे आपके माध्यम से जानकारी हो रही है और मैं देख भी रहा हूँ कि काफी जो भ्रष्टाचार है काफी निचले स्तर पर पहुंच गया है, वो सरकार की छवि को वहां से खराब कर रहा है और उपाय उठाएंगे और हो सकता है कुछ लोगों की आपको बर्खास्तगी भी सुनने को मिले। लेकिन पवन रावत जी, दाल में काला कहा जाता था कि दाल में नमक के बराबर जो है, अगर कोई कुछ खा भी लेता है तो दिक्कत नहीं होती है, दिक्कत क्या मालूम नहीं पड़ता है, जनता बर्दाश्त कर लेती है। लेकिन यहाँ पता ही नहीं चल रहा है दाल में नमक है या नमक में दाल है, पूरा पैसा ही डकार जा रहे हैं। नाली के नाम से पैसा लिया होगा, नाली बनी ही नहीं, नल के नाम से पैसा लिया, नल मेंटेनेंस हुआ ही नहीं, पूरा पैसा निकाल लिया गया। तो ऐसे ही तमाम विकास कार्य आपकी सरकार वहां से करोड़ों अरबों रुपए अगर भेज रही है, धरातल पर अगर वो खर्च नहीं हो रहा है और अधिकारी सर्वे में ओके का निशान लगा देते हैं, पैसा विड्रॉ हो जाता है और जनता को कुछ नहीं मिलता है, तो निगरानी तंत्र कैसा काम कर रहा है? मजबूती से अगर काम नहीं कर रहा है तो ऐसे तंत्र का क्या फायदा? जी भाई, मैंने आपको बताया अभी कि अभी हम इस सब चीजों पर जीरो टॉलरेंस वाली जो नीति है, सचिव स्तर पर हम लोग एक बड़ी बैठक करने वाले हैं अगले 2-4 दिन में, और इस प्रकार की जो शिकायतें आ रही हैं उन फाइलों पे बहुत तेजी से कार्य किया जाएगा। और मैंने आपको बताया बहुत जल्दी आपको कुछ कठोर कार्रवाई सरकार के माध्यम से दिखाई देगी, ताकि वो भय अन्य जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जिनको ऐसा लग रहा है कि हम सरकार की छवि को अपने स्तर पर खराब कर लेंगे, तो सरकार इस मामले में बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगी, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है और सरकार इसके प्रति जवाबदेह है। सरकार के विधायक और सांसद इसके प्रति जवाबदेह हैं, जो वहां से इनकी योजनाओं को पारित करते हैं, फिर योजनाओं को ठीक भी करवाते हैं। लेकिन जो अधिकारी इसके लिए नियुक्त किए जाते हैं और वो अधिकारी उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ये वाकई बहुत ही सोचनीय बात है। ठीक है, पवन रावत जी जुड़े रहिए। द्रोण कश्यप जी, आपकी सरकार में भी इस तरीके के सवाल जो उठते रहे, हम तब भी चर्चा करते थे और शायद आप कंट्रोल नहीं कर पाए, तो जनता ने क्या किया, सरकार बदल दिया और अब भी यही सवाल बने हुए हैं। तो क्या आप भी इसी जनता की राजनीति आप भी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, जो सत्ता में रहकर आप नहीं कर पाए, विपक्ष में भी आपकी जिम्मेदारी है, कम से कम आप भी इन लोगों की आवाज बनिए, भ्रष्टाचार को उजागर करिए, इसके लिए भी सड़क पर उतरिए कि भाई इनको राहत नहीं मिल रही और जो काम हो रहा है, पैसा आ रहा है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, तो यहां से आपकी राजनीतिक छवि भी मजबूत होगी और जनता भी आपको देखेगी। आप इनके लिए भी खड़े होइए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज उठाने का काम करती है और अभी भी कर रही। भ्रष्टाचार की बात यह है, मैंने पहले भी कहा कि अगर भ्रष्टाचार का कोई मापक होता ना, तो उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर होता। उत्तर प्रदेश सबसे अगर ऊपर है, उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। आपकी पार्टी 4 बार सत्ता में रह चुकी है और अन्य पार्टियां रह चुकी हैं, तो उसमें फिर आप अपने ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं, उसको भी स्वीकार करिएगा। नहीं, मैं 2017 के बाद की बात कर रहा हूँ। पूरी बात आप सुनिए, मेरी कंप्लीट होने दीजिए। मैं कह रहा हूँ 2017 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में आई है, तब से लगातार भ्रष्टाचार और अत्याचार गरीबों पे, क्राइम रेट, ये आप लगातार देख रहे होंगे। एनसीबीआर की जो डेटा है उसमें आप, ये तो खुद ही कहने की बात नहीं है, ये तो अशिक्षित को समझाया जा सकता है। ये तो आप लोग पत्रकार हैं, आपको खुद पता होगा कि क्या परिस्थितियां हैं आज प्रदेश की। रही बात जैसे कि ये लोग उंगली उठाते हैं कि आपकी सरकार में ये हुआ, आपकी सरकार में हुआ। हमारी सरकार में जिस तरीके की परिस्थितियां अभी की हैं, जिस तरीके के आरोप लगते थे, वो सिद्ध नहीं है। आज ये लोग का कहना है कि जब सरकार समाजवादी की होती थी तो इनके लोग ठेका लेते थे, इनके लोग काम करते थे, लेकिन आज तो उससे ज्यादा आपके जो अधिकारी हैं
आपके अधिकारियों से मिली भगत है, आपके जो कर्मचारी हैं वो उसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं, आपके जो कार्यकर्ता बीजेपी के खुद नेता इसमें सम्मिलित पाए जा रहे हैं। तो इसको पहले तो अपनी छवि के लिए अपने गिरेमान में झांकने की जरूरत है भारतीय जनता पार्टी को। और मैं लगातार कहता हूं कि जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से, चाहे वो क्राइम रेट हो, चाहे महिला उत्पीड़न हो, चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि हर मामले में फेल है। तो जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। 2027 में जनता भरी बैठी हुई है और इसका बदला लेगी। और मुझे लगता है कि बहुत बड़े बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेगी। अखिलेश यादव जी को सत्ता में तब आएंगे ना जब जनता की आवाज बनेंगे, जनता के लिए आप सड़कों पर उतरेंगे, ट्विटर पर अगर जंग लड़कर कहीं आप सत्ता में थोड़ी आ पाएंगे। मनोज जी दिन में सपने देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय। आ रहे हैं श्रीवास्तव जी हमारे, श्रीवास्तव जी हमारे, श्रीवास्तव जी हमारे, ठीक है। द्रोण कश्यप जी आपकी बात आ गई। श्रीवास्तव जी हम आपके पास आएंगे। रूपा पांडे जी नहीं बीजेपी के प्रवक्ता है तो अब वो आप बीजेपी की बात इनडायरेक्टली रख रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन जो नहीं, आप लोग आंकड़े और डाटा और आंकड़े में आप लोग उलझा देते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत। अब आप बताइए, यहाँ डाटा और आंकड़े जब ये बनेंगे, जब ग्राम प्रधान जो ये विकास करा रहे हैं, पैसे पिता के नाम भाई के नाम निकाल रहे हैं, आंकड़े तो दुरुस्त ही कर दिए जाएंगे ना। आंकड़े में तो यही जाएगा ना कि फला ग्राम पंचायत में 10 हैंडपंप जो है वो नए लगाए गए, लेकिन धरातल पर क्या है? तो आंकड़ों का खेल जो है, मॉनिटरिंग करना किसका काम है? इसका मॉनिटरिंग करना किसका काम है? सरकार क्या सारे पल्ले पूर्व की सरकार लेगी कि पूर्व की सरकार में होता था तो आज भी ये होगा? नहीं, इसीलिए अगर आप कह रहे हैं नहीं, इसीलिए आपको जनता ने नकारा, इसीलिए जनता ने आपको नकारा। द्रोण कश्यप जी आपकी बात आ गई। रूपा पांडे जी, हम आपका बहुत कम शब्दों में, जिस तरीके से रूपा पांडे जी डाटा और आंकड़े में आप लोग जो उलझाते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे शासन सत्ता के व्यक्ति हो और चाहे अधिकारी हो, लेकिन धरातल की तस्वीर, वास्तविक तस्वीर कोई नहीं देखना चाहता है। अब इन ग्राम पंचायतों के जो आंकड़े बनेंगे तो ये पूरा बजट दिखाया जाएगा कि इतने फला नल लगे, फला रोडें बनी, फला नालियां बनी, और धरातल पर क्या है? रूपा पांडे जी देखिए, धरातल पर स्थिति बहुत दुर्दशा को प्राप्त है। आप कानपुर की बात करते हैं, आप सोनभद्र की बात करते हैं, मैं लखनऊ में बैठी हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठी हूँ, और हाल ये है कि आधे घंटे की बारिश में मैं जहाँ रहती हूँ आशियाना क्षेत्र में जलमग्न हो जाती है पूरी सड़कें, आवागमन बिल्कुल ठप हो जाता है, नालियां है ही नहीं, नालियां जो है वो कट चुकी है, कूड़ा करकट, और नगर निगम का झाड़ू लगाने वाला व्यक्ति आता ही नहीं, एक गाड़ी। और सफाई की मुहिम अप्रैल से चल रही है। रूपा पांडे जी, सफाई की मुहिम अप्रैल से चल रही है, जुलाई आने वाली है, और आप कह रहे हैं कि नालियां पूरी भरी पड़ी हैं। मुझे लगता है रूपा पांडे जी की आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं जहाँ रहती हूँ, जब वहां ये धरातल पर ये हाल है तो मैं और क्या बोल सकती हूँ? ठीक है पवन श्रीवास्तव जी, आखिरी टिप्पणी हम आपसे लेंगे। पवन श्रीवास्तव जी, सरकार पिछली रही हो या मौजूदा रही हो, मैंने अभी द्रोण कश्यप जी से कहा कि आप शासन में जो चीज जो नहीं कर पाए आप विपक्ष में बैठ के कर सकते हैं, और सरकार की तो अतिरिक्त जिम्मेदारी है क्योंकि वो सत्ता में जवाबदेही तो उसकी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ये भ्रष्टाचार का खेल है, इसमें कमीशन का खेल अनवरत चलता रहता है। जवाबदेही शायद इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये आरोप लगते रहते हैं कि कमीशन ऊपर तक जाता है, इसलिए सिर्फ इसलिए जवाबदेही तय नहीं होती है और सिर्फ कागजी कोरम पूरा किया जाता है। देखिए मनोज जी, अभी हम सपा के नेताजी को सुन रहे थे, कश्यप जी को। ये देखिए बातें कड़वी हो जाती है, लग जाती है लोगों को, फिर वो भाजपा का प्रवक्ता बना देते हैं। अभी हमने भाजपा को आड़े हाथ तो लिया, हमने जमीनी स्तर पे क्या तो बताया हमने। हमारे कहने का तात्पर्य, जितना आरोप हम भाजपा पे लगा रहे हैं, जितना दोषी भाजपा है उतना ही समाजवादी पार्टी। ये अगर अपने समाजवादी पार्टी को कमजोर समझ रहे हैं तो इनकी भूल है। ये दिन में सपने देख रहे हैं। भाई विधानसभा में हमारे दोनों का अधिकार बराबर है, एक का थोड़ा ज्यादा एक का थोड़ा कम है। आप सड़क पे आइए, आंदोलन करिए,
जो गलतियां दिखाई दे रही हैं लगातार हम आप नहीं आ रहे हैं। आप सुनिए, लगातार हम कर रहे हैं। सुनिए आपके नेताजी अब सुनिए भाई, सुनिए भाई द्रोण कश्यप जी, आपने अपनी बारी में बोला है। द्रोण कश्यप जी अब सुनिए भी ना जी। फिर आपके बाल जड़ा खा के विदेश घूमे केवल, अब ट्विटर पे ट्वीट करें, धरातल पे नहीं। शिवपाल यादव सुनिएगा, आपके यहाँ एक नेता होते थे शिवपाल यादव, समाजवादी के अलावा कौन से दूसरे विपक्षी दल है जो सुन लीजिएगा और लोगों की आवाज को उठाने का काम कर रहे हैं? दूसरे विपक्षी दल बता दीजिए मुझे, कौन सा विपक्षी दल है जो आपके अलाई है, लोगों की जो दूसरे हैं, जो दूसरे हैं वो भी आपके गठबंधन में है, वो भी आपके अलाई हैं, वो भी आप ही हैं। हमारे शिवपाल यादव जी थे, सुनिए आपके शिवपाल यादव जी, हम हमारी पूरी बात सुनिएगा। आपके शिवपाल जी हुआ करते थे, हजरतगंज चौराहे पे लाठियां खाई थी और हम ही से कहा था उन्होंने, पवन जी देखिए ये गुंडागर्दी लाठी मारे लेकिन हम हटेंगे नहीं। आज है अखिलेश यादव में दम, आपके कार्यकर्ताओं में है दम। आप भाजपा अगर गलत कर रही है तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आप ध्यान नहीं देते हैं। आप नहीं पिछला धरना आपका कब हुआ है? आप बता दीजिए। लगातार हर महीने कुछ नहीं। पवन श्रीवास्तव जी समाजवादी पार्टी लड़ाई लड़ती है, ट्विटर पर लड़ती है, लगातार हम ट्विटर पर जंग कर। हमने तहसील में ज्ञापन दिया, हमने जिला मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया है। ये कैसे कह सकते हैं कि जनता की आवाज नहीं उठा रहा? लगातार बरेली जिले में 3 कार्यक्रम हमने करे पूरे प्रदेश में। जनता है जो कार्य करेगा उसी को देखिए। आपने गलती की, ठीक है पवन जी, आपकी बात आ गई। पवन श्रीवास्तव जी, भाई धूप ज्यादा है, धूप ज्यादा है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता बहुत सारी लड़ाई ट्विटर पे ही लड़ लेते हैं। पवन रावत जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीरें, बहुत कम शब्दों में पवन रावत जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये तस्वीरें बदलेंगी, ये तस्वीरें बदलेंगी, कार्रवाई ऐसी होगी कि आगे ये कार्रवाई नजीर बने। और हम अनवरत यही उम्मीद करते हैं और आज फिर इन घटनाओं पर उम्मीद कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है पवन रावत जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर मानस जी, आपने देखा होगा कि जब भी आपकी समस्याएं मेरे पास में आती हैं या मेरे सामने जो भी भ्रष्टाचार किया आप लोगों ने अब तक मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, तो उसमें बहुत जल्दी आपको कार्रवाई देखने को मिली है। और मैं आज फिर आपके नेशनल टीवी पर आपको ये बात पूर्ण रूप से बता करके जा रहा हूं कि जो भी उसमें दोषी का पदाधिकारी पाए जाएंगे या जो भी सरकारी अधिकारी पाए जाएंगे वो निश्चित तौर पर बर्खास्त होंगे और सस्पेंशन आपको बड़ी कार्रवाई होती है मिलेगा। और द्रोण जी, मैं आपको बता दूं, आपकी सरकार, आपके विपक्ष नेता होने के नाते, आपका विपक्षी दल होने के नाते केवल कांग्रेस जनता पार्टी को सहयोग करने के अलावा आप लोग कुछ नहीं करते हैं। आप दूसरे लोगों के जो आंदोलन होते हैं उसको केवल पीछे से हवा देते हैं, पर आप लोग कभी नहीं आते हैं। आप एक अच्छे विपक्ष होने का नाता नहीं, बिल्कुल अच्छे विपक्ष की भी जिम्मेदारी द्रोण कश्यप जी, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। आपको विपक्ष की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और अगर आप ये सपना पाल रहे हैं, अगर आप द्रोण कश्यप जी, अगर आप ये सपना पाल रहे हैं कि 2027 में जनता आपको स्वीकार करे, तो कम से कम जनता के भी जाना पड़ेगा, उनके मुद्दों को उठाना पड़ेगा। सिर्फ ट्विटर पर अगर जंग लड़ेंगे तो जनता कैसे स्वीकार करेगी? मैं आपसे कह रहा हूँ, लगातार समाजवादी पार्टी और कार्यकर्ता हम लगातार, मैं भी फिर बता रहा हूँ कि बरेली जिले में हमने 3 जगह ज्ञापन दिया है, 3 जगह हमने धरना प्रदर्शन करा है गन्ना व्यापारियों का गन्ना भुगतान न होने के लिए। इसी तरीके से लगातार जिस तरीके की घटना वो होती है, नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी भी जिम्मेदारी है और सत्ता पक्ष की अतिरिक्त जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सत्ता में है और सवाल उन्हीं से पूछे जाएंगे। और विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है। और इसी उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन एक बार फिर से हम यही उम्मीद जता रहे हैं कि ये तस्वीरें दोबारा नहीं देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से भ्रष्टाचार दीमक की तरह ऐसी व्यवस्थाओं को चाट रहा है, हमारी जो इकाइयां हैं जो धरातल पर विकास करने की जिम्मेदारी जिनके कंधे पर है, वो ही अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगी तो धरातल पर विकास कैसे उतरेगा और सरकार का विजन कैसे पूरा होगा। इसलिए कार्रवाई भी जरूरी है और धरातल पर विकास भी जरूरी है। इसी उम्मीद के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।